नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो आपको बताते चले दोस्तों कि जो डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है और इसके माध्यम से जो पिछले समय में जो भी घटनाएं हुई रहती हैं उन्हें एमसीक्यू के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ इसमें स्टैटिक जीके को भी कवर किया जाता है। तो ये जब भी आप आगामी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो ओलाफ शाल्ज, फ्रेडरिक मर्ज, एंजेला मर्केल और फ्रांज जोसेफ। तो अभी जो है फ्रेडरिक मर्ज ये चांसलर के रूप में चुना गया है इन्हें, और ये जो है ओलाफ शाल्ज की जगह लेंगे। तो पहले ओलाफ शाल्ज थे, अब फ्रेडरिक मर्ज बनेंगे। तो इसके लिए जो है फरवरी में ही चुनाव हो गया था, लेकिन अब जो है इनको फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है। तो फरवरी में जर्मनी में फरवरी के अंत में आम चुनाव कराए गए थे और अब करीब 3 महीने बाद देश को नया चांसलर और नया मंत्रिमंडल मिला है। तो ये जर्मनी का नया मंत्रिमंडल है और ये रहे जो बीच में है, ये जो है फ्रेडरिक चार्ल्स थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो जर्मनी के पिछले चांसलर ओलाफ शाल्ज की गठबंधन सरकार के टूटने के करीब 6 महीने बाद देश में नए चांसलर ने पद की शपथ ली है और 6 मई को जर्मनी संसद में एक नाटकीय घटनाक्रम में दूसरी बार कराई गई वोटिंग के बाद आखिरकार कंजर्वेटिव पार्टी CDU, तो कौन सी पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी CDU के नेता फ्रेडरिक मैर्ज चांसलर चुने गए हैं। चलिए, कैबिनेट के प्रमुख मैर्ज ने अंततः 69 वर्ष की उम्र में अपना कई दशक पुराना चांसलर बनने का सपना पूरा किया है। शौकिया रूप से यह विमान उड़ाने वाले मैर्ज से बिजनेस की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर कई दशक तक सक्रिय रह चुके हैं। करीब 25 साल पहले अपनी ही पार्टी के एक अन्य युवा नेता एंजेला मर्केल से सत्ता के संघर्ष में हारने वाले मैर्ज का राजनीतिक करियर बहुत लंबे समय तक खत्म हो चुका मान लिया गया था। लेकिन 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रहने के बाद जब मर्केल ने राजनीति से संन्यास लिया तब मैर्ज ने एक मजबूत चेहरे के रूप में पार्टी में जोरदार वापसी की। अब उनकी पार्टी सत्ता में है और मैर्ज देश के चांसलर बन चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर जवाबी सैन्य कार्रवाई किस नाम से की गई है? तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन सिंदूर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 22 अप्रैल का दिन और उस समय जो है भारत के श्रीनगर क्षेत्र में पहलगाम में आतंकी घटना हुई जिसमें बहुत से भारतीय और विदेशी भी पर्यटक मारे गए। उसमें से कुछ ऐसे भी युगल थे जिनकी अभी फ़िलहाल में ही शादी हुई थी और ऐसे में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान में कई आतंकी जो स्थान थे उन्हें नेस्त नाबूद किया है। और देखते हैं हम लोग व्याख्या को, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई है। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में किया गया है जिसमें निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी। सिंदूर नाम भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों रूप से चुना गया है। सिंदूर हिंदू महिलाओं के वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। हमला उन पुरुषों पर हुआ था जिनमें से कुछ नवविवाहित थे। सिंदूर तिलक युद्ध पर जाते हुए योद्धाओं द्वारा भी लगाया जाता है।
यह शौर्य और प्रतिशोध का भी प्रतीक है। इस नाम के जरिए भारत ने एक सांस्कृतिक व भावनात्मक संदेश दिया है कि यह हमला सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि सम्मान की रक्षा के लिए भी यह हमला माना जा रहा है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूनाइटेड किंगडम और भारत और जापान। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में संपन्न हुआ है। इसके लिए वार्ता 2020 से ही चल रही थी। तो अभी फ़िलहाल में हुआ क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो वहाँ पर भी पर भी जो है यूरोपीय यूनियन के देशों पर भी, जो 29 देशों का एक संगठन है, वहाँ पर भी जो है उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो ऐसे में जो यूनाइटेड किंगडम है और भारत सरकार है, ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं व्याख्या को। तो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रमुख बिंदु की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारगर ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा की। यह FTA ब्रेक्जिट के बाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। जम्मू कश्मीर नहीं, यूके का। ठीक है, अभी दिमाग में वही ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है, तो माफ़ कीजिएगा, यूके का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। भारत का भी सबसे महत्वाकांक्षी समझौता माना जा रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें तो 2030 तक भारत यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में हर साल 4.8 बिलियन यूरो का योगदान देगा। समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार, रोजगार और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो समझौते के तहत भारत और यूके के बीच पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योगदान यानी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में दोहराव से बचने के लिए किया गया है। इस समझौते के तहत अस्थायी वीज़ा पर यूके में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को 3 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा में योगदान देने से छूट मिलेगी। इससे कर्मचारियों की लगभग 20% वेतन की बचत होगी। IT सेक्टर के 60,000 से अधिक कर्मचारियों को इससे प्रत्यक्ष लाभ होने की उम्मीद है। मुक्त व्यापार समझौते के बारे में देख लेते हैं। तो यह 2 या 2 से अधिक देशों या क्षेत्रों के बीच लगाया जाता है। इससे होता क्या है, तो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने तथा देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है। व्यापार में बाधाओं जैसे कि टैरिफ बाधा और कोटा को कम करके या समाप्त करके ये किया जा सकता है। टैरिफ बाधा वो है जिस पर जैसे कोई भी आयातित माल है तो उस पर हम शुल्क लगा दें। कोटा के जरिए क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी को निर्धारित करते हैं, तो इनको जो है कम किया जा सके या समाप्त करके जो है मुक्त व्यापार समझौता लगाया जाता है। तो FTA से लाभ क्या होता है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, नौकरियां उत्पन्न हो सकती हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ाया जा सकता है तथा उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना इसका लक्ष्य होता है। तो जब हम मार्केट में बहुत सारा विकल्प रखते हैं तो उपभोक्ताओं को अपने प्रोडक्ट खरीदने में, विकल्प का चयन करने में आसानी होता है। वो उपभोक्ता जो है अपने पैसे के हिसाब से और उसकी गुणवत्ता के हिसाब से अपने सामान को खरीद सकते हैं। तो ये भी जो है FTA का लाभ है। भारत द्वारा अन्य के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी किन किन सदस्यों के साथ या किन क्षेत्रों के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता किया गया है, तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा के साथ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता हुआ है। भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता,
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है हुआ है एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते के लिए अन्य देशों के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के साथ बातचीत हुई है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 193 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 120वां, 130वां, 135वां और 140वां। तो अभी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत जो है 130वां स्थान प्राप्त किया है। और ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1990 से जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं। पहला होता है, 3 चीज़ें होती हैं। तो एक होता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा होता है शिक्षा में भी 2 होते हैं, शिक्षा के औसत वर्ष और दूसरा होता है अपेक्षित वर्ष। और तीसरा होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये 3 आयाम होते हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत का प्रदर्शन मानव विकास सूचकांक 2025 में क्या रहा है? तो भारत 2025 की मानव विकास रिपोर्ट यानी एसडीआर में 193 देशों में 130वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2022 में 133वें स्थान से 3 स्थान ऊपर है। यानी 2022 में 133 थी, अभी 130 हो गई है, तो यानी रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत का एसडीआई मूल्य 2022 में 0.676 से बढ़ करके 2023 में 0.685 हो गया है। तो अभी भी 0.7 से कम ही है, और 0.7 होने का मतलब है जो भारत है वो विकासशील देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब भारत भी मध्यम मानव श्रेणी में आता है, लेकिन उच्च मानव विकास यानी 7.7 से करीब पहुंच गया है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 1990 में जीवन प्रत्याशा 58.6 वर्ष थी, जो 2023 में 72 वर्ष हो गई है। एसडीआई की शुरुआत से अब तक की सबसे अधिक है। और औसत स्कूली शिक्षा की बात करें तो 1990 में 8.2 वर्ष से बढ़ करके अब 13 वर्ष हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत का प्रदर्शन जो है, भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात करें तो 1990 में 2167.22 डॉलर से बढ़ करके 2023 में 9046.76 डॉलर हो गई है। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीयों ने बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में सफलता पाई है। तो कितना? 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह प्रगति राष्ट्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों के चलते हुई है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इत्यादि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ग्लेक्स 2025 सम्मेलन की थीम रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, ए स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनेस, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई थी। पूछ के रहा है तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही नहीं है? तो नहीं शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लें। तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन अभी हुआ, कब हुआ? 6 मई को। और कहाँ पर हुआ? नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया।
चलिए व्याख्या को देखें तो हालिया खबरों के अनुसार भारत नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन यानी क्लैक्स 2025 के 12वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। तो कौन सा संस्करण है? क्लैक्स का 12वां संस्करण है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इसका आयोजन 7 से 9 मई 2025 तक यशोभूमि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। क्लैक्स 2025 की बात करें तो इस सम्मेलन की थीम रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनेनेंस है और वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के बाद क्लैक्स सम्मेलन सहयोग और नवाचार के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है। इस वर्ष सम्मेलन में 36 देशों के 233 प्रतिनिधियों सहित 1800 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में 15 विषयगत क्षेत्रों में 10 समानांतर तकनीकी सत्र होंगे, जिसमें 240 से अधिक इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां निर्धारित हैं। इसका आयोजन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन और मेजबान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सह मेजबान एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी IAF, यहाँ इंडियन एयरफोर्स नहीं है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो और तीसरा है ASI यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तीनों मिलकर के कर रहे हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के बारे में देख लें तो यह दुनिया का अग्रणी अंतरिक्ष वकालत निकाय है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसके 81 देशों के 563 सदस्य हैं। इसमें दुनिया भर की सभी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां, कंपनियां, अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय, समाज संघ संस्थान और संग्रहालय शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो भारत के पहले AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मशीन बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वर्ण खरीदने, बेचने, पिघलाने और मूल्यांकन की सुविधा देती है। इसमें आधार आधारित पहचान सत्यापन और संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में पुलिस सूचना की सुविधा है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो भारत का पहला AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM शुरू किया गया और कहाँ पर शुरू किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। तो हाल ही में हैदराबाद स्थित फिनटेक कंपनी गोल्ड सिक्का ने एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। बता दें कि यह भारत का पहला AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM है। यह AI सक्षम मशीन पारंपरिक स्वर्ण लेन देन प्रणाली को पूरी तरह बदलने वाली तकनीक है, जो सोना खरीदने, बेचने, पिघलाने, शुद्धता जांचने और डिजिटलाइज करने, पट्टे पर देने और मुद्रा में बदलने की सुविधा देता है। इस ATM के विशेषताओं की बात करें तो इस ATM से ग्राहक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे सोना खरीद या बेच सकते हैं। साथ ही साथ ग्राहक द्वारा जमा किए गए सोने को यह मशीन पिघलाती है और इसकी शुद्धता का परीक्षण करती है। इसमें लाइव मार्केट रेट के आधार पर सोने का मूल्यांकन रियल टाइम में होता है। इससे ग्राहक आभूषणों को वर्चुअल रूप से पहनकर देख सकते हैं। यह मशीन ग्राहक की तस्वीर लेती है और आधार व पहचान पत्र का सत्यापन करती है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में पुलिस को स्वचालित रूप से सूचित करती है। बता दें कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड है, जो पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फिनटेक कंपनी गोल्ड सिक्का के बारे में बात कर लें तो गोल्ड सिक्का है क्या? एक फिनटेक कंपनी है। वर्ष 2022 में इस कंपनी ने भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वर्ण बाजार में डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। बता दें कि इस कंपनी ने पहले ही भारत में 14 गोल्ड ATM जो सोने और चांदी के सिक्के देते हैं वो स्थापित कर चुकी है और अन्य देशों में 3 ATM स्थापित किए हैं, मतलब दूसरे देशों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो लेसोथो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो सोमेरु लेसोथो की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। लेसोथो दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश है।
स्थल रुद्ध का मतलब लैंडलॉक्ड, जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो। मान लीजिए लेसोथो है तो इसके चारों ओर कोई न कोई ज़मीन का टुकड़ा हो या ज़मीन हो, कोई देश हो, जो भी हो, मतलब इसकी सीमाएं जो है सागर से न लगती हों। तो ये जो है स्थल रुद्ध देश है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर आपको बताते चलें, लेसोथो के संदर्भ में ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अभी चर्चा में क्यों है? तो अभी भारत ने लेसोथो के लोगों के खाद्य सुरक्षा को देखते हुए 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। साथ ही साथ जब अमेरिका के जो नवनियुक्त प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में वहाँ पर 90% टैरिफ लगाया है, इसलिए चर्चा का विषय है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो भारत ने लेसोथो के लोगों की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो लेसोथो ये रहा, ठीक है, और इसकी राजधानी मासेरू है, ठीक है, जो सबसे बड़ा शहर है। और ये स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। चलिए लेसोथो के बारे में देख लें। तो इसकी राजधानी मोसेरू लेसोथो की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। स्थान की बात करें तो लेसोथो दक्षिण अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से घिरा होने के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा संप्रभु क्षेत्र है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह मालोटी पर्वतों में स्थित है। तो मालोटी पर्वत अगर आ जाए जियोग्राफी से रिलेट करके तो कहाँ पर स्थित है? लेसोथो। और इसकी ऊंचाई के कारण इसे आसमान का साम्राज्य उपनाम भी दिया गया है। लेसोथो में दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी थबाना एंट लेनयाना है, जो 3482 मीटर ऊंची है। देश में आरण्य नदी और कैलेडन नदी जैसी नदियां बहती हैं, जो कृषि और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक अवश्य शेयर करें जिनकी इसे विशेष आवश्यकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।